नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटेक्स कॉमर्स क्लासेस के एक नई सेशन में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो सामने आप में देख सकते हैं पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है एनसीईआरटी बुक। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वो एनसीईआरटी बुक से करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन बाय लाइन स्टडी। हम जो भी स्टडी करेंगे वो लाइन बाय लाइन करेंगे, ताकि स्टूडेंट को ये पता चल सके कि उनका कोई भी लाइन या कोई भी टॉपिक मिस नहीं हो रहा है। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टडी करेंगे या क्लास लेंगे मेरी, तो आप सामने आप पेन पेंसिल और बुक ओपन रखेंगे, ताकि जो भी नोट्स है आप बुक में लिख सकें। फिर थर्ड पॉइंट है, हम जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में पैराग्राफ वाइज या पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यू करेंगे, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके। और फोर्थ पॉइंट है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। और जो भी हम जब चैप्टर करेंगे या पैराग्राफ या जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में उसका कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद ही हम बुक पे चलेंगे और लाइन बाय लाइन बुक पे पढ़ाई करेंगे। और फिर लास्ट है, मैं आपको सारे पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आप नोट्स पीडीएफ नोट्स पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पीडीएफ नोट्स भी आप कर लें तो उससे भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लास्ट में आपको मैं यही बताना चाहूँगा, और लास्ट में यही है कि जिन स्टूडेंट को जो भी क्वेरी है तो मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे, मैं उनके क्वेरी का जवाब तुरंत ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो लास्ट हमने ये देखा था, क्लियर एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन तक देखा था यहाँ तक। तो इसमें हमने देखा था कि जो अकाउंटिंग है वो क्या फैक्चुअल होना चाहिए, फैक्ट पे ये क्या देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, एजम्पशन सही होना चाहिए, और जो भी एस्टिमेट हुआ है वो सही होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको इसका और बता देता हूँ। मान लीजिए कि प्रॉफिट जो है 50,000 है, ठीक है, बताया गया अकाउंटेंट के द्वारा। लेकिन अकाउंटेंट को ये क्लियर पता ही नहीं है कि मान लीजिए बिजनेस को हो रहा है 50,000 प्रॉफिट। बिजनेस को क्या हो रहा है, बिजनेस को 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब उसमें से क्या हुआ कि आपने जिसको उधार माल बेचा है या जिससे आपको पैसे लेने हैं, अभी जहाँ जहाँ आपने सेल किया है, तो एक पार्टी क्या हुआ, उसका बिजनेस बहुत ही लॉस में चल रहा है, वो में बिजनेस बंद करने वाला है। तो उसको भी आपने क्या किया, 5,000 का माल सेल किया, 5,000 का माल सेल किया। उसके बाद आपके कंपनी में जो मशीनरी है उस पर क्या लग रहा है, 3,000 डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। 3,000 डिप्रिसिएशन ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एसेट्स लिए आपने। एसेट्स मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स, जैसे कोई मशीनरी हो गई, बहुत बड़ी मशीनरी हो गई, या आपने कोई व्हीकल लिया, गाड़ी लिया अपने बिजनेस के लिए। तो उसमें होता क्या है कि जब कोई आप चीज़ नहीं लेते हो, मान लीजिए कि आपने गाड़ी 10 लाख की ली, ठीक है, 10 लाख की आपने नई गाड़ी ली। 10 लाख की जब आपने नई गाड़ी ली, तो क्या 2 साल बाद अब जब उससे आप बेचने जाओगे या 5 साल बाद बेचने जाओगे, तो क्या वो 10 ही लाख में बिकेगा? नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो पुराना हो जाने के वजह से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं कम दाम में बिकेगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब आप कोई नई चीज़ लेते हो, कोई मशीनरी या कोई फिक्स एसेट्स जिससे बिजनेस रन करता है, या कोई गाड़ी लेते हो बिजनेस के लिए, व्हीकल लेते हो, तो क्या होता है, दिन पे दिन पुराना होता जाता है, ठीक। तो उसकी वैल्यू भी कम होती है। अब वैल्यू कितनी कम होती है, क्या कम होती है, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, इसका अलग चैप्टर है डिप्रिसिएशन का। लेकिन अभी आप समझ लो, कोई भी मशीनरी होती है या कोई फिक्स एसेट्स जिसे हम एक साथ ज़्यादा समय के लिए यूज कर सकते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए यूज होती है, उसे फिक्स एसेट्स कहते हैं।
और उस पर डिप्रिसिएशन लगता है। जब मतलब कोई भी चीज़ धीरे धीरे जब पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो मान लीजिए कोई मशीनरी रही होगी कंपनी में, तो 3000 उस पर डिप्रिसिएशन लग गया। अब अकाउंटेंट को ये बात पता ही नहीं है कि जो 5000 रुपया है वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर 3000 डिप्रिसिएशन लग गया मशीनरी पे। ठीक है, तो जो पैसा नहीं आता है ना, जिस पार्टी को आपने माल उधार में बेचा है, जो जो वो पैसा नहीं देता है, तो वो तो आपका लॉस हो गया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। मतलब ऐसा कर्ज, सॉरी ऐसा डेट है जिसको आपने पैसा दिया वो क्या हो गया, बैड हो गया। मतलब उससे वो पैसा वो वापस नहीं आने वाला, मतलब वो पैसा डूब गया। अब अकाउंटेंट को ये बात पता ही नहीं है कि उसे ये सब सारे चीज़ पे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ठीक है, अब उसने 5-6 बैड डेट्स का कि जो पैसा नहीं है उसका एस्टिमेट ही नहीं लगाया। मतलब ये पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जब ऐसा डाउट रहता है ना कि पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो उस चीज़ को हम पहले से एडवांस माइनस करके चलते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर पैसा नहीं आया और प्रॉफिट को मैंने 50,000 पे ही दिखा दिया, तो मुझे 50,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। हो सके 50 रुपये मुझे कुछ बोनस देना पड़ेगा अगर मैंने डिक्लेयर किया हो तो। ठीक है, तो कंपनी को क्या है, कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, या कहीं और भी दिक्कतें होंगी कंपनी को। कंपनी कहीं ने सोचा कि मुझे तो इतना प्रॉफिट हुआ, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा, जब समय आया तो वो पैसा उसे मिला ही नहीं, तो उसमें वहाँ भी दिक्कत हो जाती है। तो